हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स का जो मैंने वन शॉट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया था पूरा जो चैप्टर था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स जो होगा, थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, तो उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और ऑल टाइप का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकता है या जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है इंपॉर्टेंट, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसका वन शॉट का वीडियो मैंने बना दिया था। उसका न्यूमेरिकल का वीडियो मैंने बोला था कि सेपरेटली अपलोड करूंगा, तो वो ये वीडियो है। तो अच्छे से ये न्यूमेरिकल देखो। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, कैलकुलेट W एंड डेल्टा U फॉर द कन्वर्शन ऑफ, मतलब W मतलब वर्क डन को कैलकुलेट करना है और डेल्टा U मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो W का मतलब मैंने बोला ही था वर्क डन, वो वीडियो देख के ये वीडियो देखना। और डेल्टा U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो ये हमको कैलकुलेट करना होगा। कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इंटू 1 मोल ऑफ स्टीम, मतलब 1 मोल वाटर से 1 मोल स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पर H2O था, ये लिक्विड में था, इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया स्टीम में, मतलब H2OG हो गया, मतलब गैस हो गया। तो 1 मोल H2O था, उसको तुमने 1 मोल स्टीम में कन्वर्ट कर दिया एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। और प्रेशर भी दिया है 1 एटमोस्फियर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर दिया है 9720 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो प्रेशर जो है P वो 1 ATM दिया है, तो 1 एटमोस्फियर दिया है, उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 ATM मतलब क्या, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर Hg, तो 76 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे मैंने क्या किया है, ये 76 है, 13.6 जो है मर्क्यूरी का डेंसिटी जो होता है, और उससे G को देके मैंने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर को निकाल दिया है। तो 76 इंटू 13.6 इंटू 981, 981 क्यों हुआ, क्योंकि ये CGS में है, तो इसीलिए 981 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेसिक कन्वर्शन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो किए ही होगा। अब ये जो प्रेशर हमारा निकला है, ये प्रेशर कितना निकला है, ये प्रेशर निकल गया क्या, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर V1 जो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 18 ml। अब तुम बोलोगे 18 ml कहां से मुझे मिला, क्योंकि पानी जो होता है, पानी 1 मोल वाटर उसका जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है, और पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी। उसका डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी। तो इसीलिए 18 ग्राम जो होता है और 18 ml जो होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम को V1 में 18 ml ले लिया। V2 मुझे चाहिए, तो V2 मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर V2 का चार्ल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे हम लोग V2 को निकाल सकते हैं। अगर V2 को कैलकुलेट करना पड़े मुझे, तो V1 T2 डिवाइडेड बाई T1 ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो V1 T2 डिवाइडेड बाई T1, तो V1 देखो यहाँ पर V1 तो हमारे पास जो है वो 18 ml है, तो ऐसे करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने कैलकुलेट कर लिया कि 30605 ml, 30605 ml। अब तुम बोलोगे कि इसमें मैंने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर 18 ml कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लो, इधर जो वॉल्यूम को कैलकुलेट कंसीडर किया गया है, मतलब यहाँ पर V2 को तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब T2 जो है वो तो 373 हो गया, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन हो गया। और नीचे जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया गया है, और यहाँ पर 18 ml को पकड़ा नहीं गया है, यहाँ पर जो है 22400 मतलब ये STP में कैलकुलेट कर लिया गया है। ये क्या है, STP में कैलकुलेट कर लिया गया है, क्योंकि हमारे पास V1 है तो V2 को STP से ही ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। ये जानते ही होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होता है उसके लिए होता है। तो प्रेशर हमने निकाल लिया 1.013 into 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और V2 हमारा निकला है 30605 और V1 जो था वो 18 था। इसी के लिए 18 जो है मैंने वहां पर नहीं पकड़ा, क्योंकि V2 को STP से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। STP मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273, इसीलिए यहाँ पर 273 निकाल गया है। तो इसीलिए W जो है -741 कैलोरी इसमें निकाल लिया है। अब आर्क से कैलोरी करोगे तो 4.18 इंटू 10⁻7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलोरी में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उससे मैंने पढ़ा था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास डेल्टा यू अगर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर Q जो है, Q वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 9720 कैलोरी, यही बेसिकली तुम्हारा Q है। यही क्या है, बेसिकली तुम्हारा Q है। तो ये Q तुमने यहाँ पर बिठा दिया 9720 कैलोरी और W तुम्हारा निकला -741, तो आंसर निकल गया क्या, 8979 कैलोरीज। तो कैलोरी में मैंने आंसर निकाल लिया। तो ऐसे करके तुम्हारे वहां पर, अब तुम बोलोगे कि वहां पर प्रेशर जो था उसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना क्या जरूरी था। डाइन पर सेंटीमीटर में नहीं करोगे तो एटीएम में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटीएम में अगर प्रेशर रखोगे P इक्वल टू 1 एटीएम में अगर प्रेशर रखोगे तो वो जो वॉल्यूम तुम्हारा होगा, वॉल्यूम को तुमने लीटर में लेना है। मतलब क्या, V1 जो है वो 18/1000 हो जाएगा लीटर में, और V2 जो है वो निकला यहाँ पर कितना, 30605। तो 30 यहाँ पर क्या होगा, 30605 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है वो लीटर एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीटर एटीएम से तुम जूल में कर सकते हो, क्योंकि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल। तो ये जूल में भी आंसर तुम दे सकते हो। यहाँ पर कैलोरी में दिया गया है, तो कैलोरी में क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर 9720 कैलोरी पर मोल, इसीलिए इतना मेहनत करने का यहाँ पर जरूरत है कि अगर तुमने जूल में आंसर कर दिया फिर उसको कैलोरी में कन्वर्ट करके फिर वहां पर डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। तो कैलोरी में करने के लिए ही इतना मेहनत यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल था उसमें कन्वर्शन जो था पैरामीटर का, वो कन्वर्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन प्रेशर ऑन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 टू 1 atm। मतलब क्या, यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर को क्या कर दिया गया है, 20 से 1 atm में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रेशर P1 था 20 atm, P2 को कितना कर दिया गया है, 1 atm, ये कन्वर्ट कर दिया गया है। और 10 ग्राम हाइड्रोजन यहां पर बोल दिया गया है, कितना, 10 ग्राम हाइड्रोजन, हाँ, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन इधर क्या है बोल दिया गया है। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, यहां पर कैलकुलेट कितना करना पड़ेगा, टेम्परेचर 273 दिया है, तो द गैस बिहेव्स आइडियली, मतलब आइडियल गैस होगा। Will there be any change in internal energy? Also calculate Q, मतलब इंटरनल एनर्जी और Q को कैलकुलेट करो। अब इंटरनल एनर्जी तो डायरेक्ट ऐसे तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए वर्क डन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है -2.303, जो मैंने बोला था, इनर्ट T log P1/P2। अब यहाँ पर N मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो 10 ग्राम होता है, मतलब जितना दिया हुआ होता है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट H2 होता है, तो मतलब एक हाइड्रोजन एटम का एक होता है, तो एटॉमिक मास 2 हाइड्रोजन एटम को लेके एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए 2 बन गया, तो 5 मोल्स यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर मोल नंबर अगर दिया हुआ हो तो कोई बात नहीं है। तो W तुम्हारा निकल गया, ये P1 और P2 में 20 और 1 बिठा दो, तो 8180 कैलोरी ये तुम्हारा निकल गया। क्योंकि यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो 2 ले लिया गया है, 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब तुम यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो 8.314 भी ले सकते हो, वो जूल में निकल सकता है। मैंने यहाँ पर 2 में ले लिया है क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। अब तुम्हारे वहां पर जैसा यूनिट पूछा जाएगा वैसे ही R का वैल्यू ले लेना, क्योंकि जानते ही हो गया R का बहुत सारा वैल्यू होता है। तो यहाँ पर कैलोरी मैंने ले लिया है, तो कैलोरी A
8180 कैलोरी ये हमारा निकल गया। अब हमें डेल्टा यू और क्यू को निकालना होगा। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये हमने आइसोथर्मल फॉर्मूला, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसका हमने ये फॉर्मूला लिया था। तो द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम गैस टू अ गैस एंड देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है, मतलब वो जो 273 यहाँ पर केल्विन था वो 273 केल्विन ही रहेगा। तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने क्या बोला था, डेल यू 0 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या Q इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल यू जो 0 हो जाएगा तो Q इक्वल टू 8180 कैलोरी प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब क्या, हीट सप्लाई किया हुआ है सिस्टम के अंदर। तो ऐसे करके हम लोग ये न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर जो होगा कैलकुलेट द वर्क, इसमें भी W को ही कैलकुलेट करने को बोला है। परफॉर्म्ड व्हेन 2 मोल्स मतलब ये N को दे दिया गया है ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल का एक्सपेंशन लेना है, फॉर्मूला लेना है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रेट पूछा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन ये टेम्परेचर हो गया तुम्हारा। और 15 टू 50 लीटर्स मतलब V1 जो है वो 15 है और V2 जो है वो 50 है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहां पर देख ही सकते हो वर्क डन इक्वल टू जो मैंने फॉर्मूला ले लिया है -2.303 nRT log V2 by V1। तो 2.303 N के जगह पे 2 बिठा दिया क्योंकि 2 मोल यहां पर बोला गया है। R के जगह पे 2 बिठा दिया क्योंकि कैलोरी का वैल्यू R मैंने यहां पर ले लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। T की जगह पे 298 केल्विन ऐसे बिठा दिया और log 50 by 15 क्योंकि V2 जो होता है मैंने पहले ही बोला था 50 होगा और V1 जो होता है 15 होगा। तो -1436 कैलोरी क्योंकि यहां पर 15 टू 50 लीटर दिया है तो V1 जो है वो 15 होगा और V2 जो है 50 होगा। तो -1436 कैलोरी। बार बार ये एक चीज बोल रहा हूं कि R का बहुत सारा वैल्यू होता है। R का यहाँ पर मैंने कैलोरी में निकाला है, तो आप अगर चाहो तो जूल में भी निकाल सकते हो। तो 8.314 ये ले लेना। बहुत सारा बुक में 8.314 भी दिया गया है। नेक्स्ट, for the combustion of 1 mole of liquid benzene at 225 degree centigrade, the heat of reaction at constant pressure is given by। ऐसे heat of reaction मतलब del H मतलब enthalpy, enthalpy of reaction ये तुम्हें दे दिया गया है। What would be the heat of formation at constant volume? constant volume में heat मतलब del U, constant pressure में heat मतलब del H। तो constant pressure में दे दिया गया है मतलब del H दे दिया गया है इस इक्वेशन का। इसी इक्वेशन का डेल यू क्या होगा, तो ऐसे करने के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब डेल एन जी मतलब क्या, चेंज इन मोल नंबर। ये जो है ये मोल नंबर का चेंज है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैस गैसियस जो प्रोडक्ट होगा माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। अब गैसियस कहां पर है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें तो सिर्फ CO2 में ही गैस है, इसमें ही देखो 6 लिखा हुआ है, तो इसीलिए 6 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कहां पर गैस है, कहां पर गैस है, ऑक्सीजन में गैस है। और 7 मतलब ये जो है 15/2 होगा, ये जो है 15/2 होगा मतलब 7.5 होगा। तो इसीलिए देखो -7.5। तो ऑलवेज डेल एन जी, ये मैंने बोला था कि डेल एन जी कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑलवेज प्रोडक्ट का जो मोल नंबर होगा टोटल माइनस रिएक्टेंट का जो मोल नंबर होगा टोटल, ऐसे करोगे। और प्रोडक्ट का जो मोल नंबर होगा वो सभी प्रोडक्ट का नहीं लेना, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट का ही करोगे। तो इसीलिए गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर एक ही था CO2, तो इसीलिए मैंने 6 ले लिया। और यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट भी एक ही था 7.5 ले लिया उसका मोल नंबर, तो -1.5 निकल गया। अब डेल यू कैलकुलेट करना है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में जो रिएक्शन का हीट होता है वो। तो डेल एच दिया हुआ है। अब डेल एच कितना दिया गया है, -780,980 कैलोरी। तो ये मैंने बिठा दिया, कैलोरी में लिया हुआ है। अब डेल एन जी आर टी, तो माइनस डेल एन जी का मतलब -1.5, आर का मतलब कैलोरी में दिया है तो 2, और टी का मतलब यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। तो ऐसे करके हमारा डेल यू निकल गया -780090 कैलोरी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चले आते हैं। When 1 mole of ice melts at 0 degree centigrade and at constant pressure of 1 atm,
1440 कैलोरीज ऑफ हीट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब 1 मोल आइस था, उसको तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेल्ट करके पानी बना दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे। यहाँ पर बोला गया है 1440 कैलोरीज ऑफ हीट आर एब्जॉर्ब। ये क्या दिया गया है? ये जो दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर में हीट दिया गया है, मतलब क्या मैंने बोला है कांस्टेंट प्रेशर में हीट दिया गया है, मतलब डेल्टा एच दिया गया है। यहाँ पर देखो डेल एच इक्वल टू क्यूपी दिया है, मतलब रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखा हुआ होता तो डेल यू का वैल्यू दिया हुआ होता, तो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया है 1440 कैलोरीज। तो ऐसे करके लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल के लिए। द मोलर वॉल्यूम्स ऑफ आइस एंड वाटर आर एतो इतना रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट डेल एच एंड डेल ई। तो डेल एच भी कैलकुलेट करना होगा और डेल ई भी कैलकुलेट यहाँ पर करना होगा। तो डेल एच कैलकुलेट करने के लिए डेल यू प्लस पी डेल वी, ये एक इक्वेशन है। पी डेल वी का आंसर कितना होगा? P मतलब प्रेशर। अब तुम बोलोगे कि प्रेशर कितना होगा? प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है 1 atm मतलब 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर जैसे मैंने पहले कन्वर्ट किया था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, 13.6 इंटू 981 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेल वी मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया गया है? ये जो मोलर वॉल्यूम्स दिया गया है, मोलर वॉल्यूम 0.0180, इसको तुम अगर लीटर में दिया गया है, इसको तुम अगर 1, 2 और 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, अगर हर एक चीज को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 18 और 19.6 तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.01080, इसको भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि इसमें तो इसको तुमने ml पे लाना है, और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू हमारा होता है क्या? 1000 ml। तो ऑलरेडी यहाँ पर लीटर में दिया गया है, तो इसीलिए हमने ले लिया है ऐसा। तो ml में कन्वर्ट कर दिया। अब आर्ग में निकला, फिर से कैलोरी में करने के लिए 4.18 इंटू 10⁻⁷, ये कैलोरी में तुम्हारा निकल गया पी डेल वी। अब तुम पी डेल वी अगर तुम्हारा कैलोरी में निकल गया है, देखो पी का कैलकुलेशन जो है ये मैंने कर दिया है 1 atm मतलब 76 इंटू 13.6 इंटू 981, और V2 जो है 18 cc, cc मतलब क्या है? ml, और 19.6 cc मतलब ये भी ml में होगा। पी डेल वी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डेल यू, पी डेल वी कैन बी नेग्लेक्टेड। अब पी डेल वी बहुत स्मॉल है, इसीलिए हमने पी डेल वी को, ऐसे बहुत सारा कैलकुलेशन होता है जहां पर पी डेल वी को नहीं कंसीडर किया जाता है, अगर ऐसा बहुत स्मॉल हो तब, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए डेल एच और डेल यू का वैल्यू सेम ही होगा, तो 1440 ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर होगा ये 1440 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, ये नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है नेग्लेक्ट नहीं किया गया है तब तुम नेग्लेक्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, द हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ एमोनिया। इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स के लिए। कंबशन ऑफ एमोनिया दिया गया है और हाइड्रोजन दिया गया है 9.06 और 68.9 किलो कैलोरी। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, मतलब एमोनिया हाइड्रोजन का कंबशन का एंथैल्पी दिया गया है और फॉर्मेशन जो होगा एमोनिया का उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होता है ऐसे ही सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। तो एमोनिया का जो कंबशन का रिएक्शन होता है, ये सब रिएक्शन दिया नहीं होगा, तुम्हें बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। NH3 प्लस 3/4 O2, एरो देके हाफ N2 प्लस 3/2 H2, और डेल एच जो होगा माइनस 9.06 किलो कैलोरी। अब तुम बोलोगे कि प्लस दिया हुआ है, मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये कंबशन होगा, और यहाँ पर कंबशन अगर किसी का भी होगा, कंबशन का कोई भी एंथैल्पी होगा, मतलब ऑक्सीजन देके बर्न कर रहे हो तो हीट तो प्रोड्यूस होगा, ऑलवेज एंथैल्पी नेगेटिव होगा। ये समझने का बात है। जहां पर एंथैल्पी तुम्हें ऐसे कंबशन का एंथैल्पी दे दिया हो और प्लस में दिया हो, उसको माइनस में कर लेना, क्योंकि कंबशन में कभी भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, हीट रिलीज होता है। अब हाइड्रोजन का क्या होगा? H2 प्लस हाफ O2, एरो देके H2O, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस 68.9 किलो कैलोरी। देखो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि कंबशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब हमें जो कैलकुलेट करना होगा डेल एच, उसका कहां पर कैलकुलेट करना होगा? एमोनिया का फॉर्मेशन। एमोनिया का फॉर्मेशन मतलब राइट साइड में NH3,
हाफ N2 प्लस 3/2H2। ऐसे ही एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, मतलब एमोनिया किस किस से फॉर्म हुआ है, हाफ N2 N2 डाइएटोमिक है इसीलिए हाफ N2, तो हाफ इंटू 2 मतलब क्या हो गया तुम्हारा, हाफ इंटू 2 मतलब 1 हो गया, और 3/2 इंटू 2 मतलब 3 हो गया, तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ऐसे बना दिया। तो ऊपर का जो दो इक्वेशन था उससे तुम्हें नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको बनाना पड़ेगा। तो तुम कैसे यहां पर बनाओगे, तो यही जानना यहां पर पड़ेगा। हाइड्रोजन वाला जो इक्वेशन होगा, हाइड्रोजन वाला जो 3 नंबर इक्वेशन है और 2 नंबर जो इक्वेशन है, उसमें देख ही सकते हो कि हाइड्रोजन यहां पर जो है लगेगा कितना, 3/2H2, तुम्हारे पास है कितना 1H2। तो मतलब इक्वेशन नंबर 2 जो होगा, मतलब ये वाला जो 2 वाला जो हाइड्रोजन वाला इक्वेशन होगा उसको 3/2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे और उसको इक्वेशन 1 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि इक्वेशन 1 जो होगा उसमें N2 हाफ लगेगा और हाफ N2 राइट साइड में है, तो मतलब एक नंबर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब सीधी बात है, तुम्हारे पास जो ऊपर वाला दो इक्वेशन है उससे तुम्हें नीचे वाला ये फॉर्मेशन वाला इक्वेशन आना पड़ेगा। तो देखो यहां पर मैंने कर दिया है कि 3/2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ऐसे करने पर क्या हो जाएगा, जो 3/2H2 है वो भी आ जाएगा और 3/4O2 और 3/4O2 ये सब कट जाएगा, और इधर भी 3/2H2 और 3/2H2 कट जाएगा। तो जैसे तुमने किया है कि 2 नंबर इक्वेशन में ऐसे 3/2 इंटू करने को बोला है और एक नंबर इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो माइनस किया है, तो ऐसे ही चेंज होगा। मतलब जैसे 2 नंबर का जो एंथैल्पी था -68.9, उसके साथ देखो 3/2 इंटू किया है और इसको रिवर्स किया है, मतलब माइनस किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है आ गया है, डेल H इक्वल टू -94.29 किलो कैलोरी। तो ये तरीके का जो न्यूमेरिकल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये वाला, इसमें भी वही चीज दिया गया है, हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 मतलब एसिटिलीन, ग्राफाइट और हाइड्रोजन, यहाँ पर दे दिया गया है 310.62, 94.05 एंड 68.32 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 मतलब C2H2 का फॉर्मेशन का जो एंथैल्पी होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ C2H2, कंबशन ऑफ C2H2 कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन का कंबशन क्या होता है C+O2 CO2, इसका -94.05। यहाँ पर देखो कंबशन दिया है इसीलिए प्लस में दिया है तो माइनस में मैंने कर लिया है। हाइड्रोजन का वही होगा H2 प्लस हाफ O2 H2O। ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बहुत कॉमन है, एक ही अनकॉमन होगा, बाकी दो कॉमन ही यूजुअली होता है। और C2H2 प्लस 5/2O2 एरो देके 2CO2 और H2O, इसका होगा डेल H -310.62 किलो कैलोरी। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ C2H2। C2H2 का फॉर्मेशन मतलब 2 कार्बन यहाँ पर देख सकते हो और 2 हाइड्रोजन देख सकते हो, तो H2 और 2C प्लस H2 ऐसे मैंने कर दिया है। अब इसका तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैंने बोला है कि ऊपर वाला जो 3 इक्वेशन होगा उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो देखो एक नंबर इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो, यहाँ पर एक नंबर इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, 2 नंबर इक्वेशन के साथ उसको ऐड कर दो और 3 नंबर इक्वेशन से उसको माइनस कर दो, जो तुम्हें मिलेगा उसको माइनस कर दो, तो हम लोगों के पास वो आ जाएगा। तो अगर 2 को ऊपर वाला जो एक नंबर इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C प्लस 2O2 एरो देके 2CO2 ऐसे कुछ आएगा। उसके साथ 2 नंबर इक्वेशन को ऐड करके 3 नंबर से माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास ये वाला जो चीज है तुम करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो और करके देखो खुद से, तो तभी समझ में आएगा। तो ये वाला पूरा चीज हमारा आ जाएगा और उसमें तुम्हें जहां पर प्लस और माइनस दिखता है ऑल्टरनेटिव साइन, उसको तुम काट दो और काट के तुम्हारा डेल H जो है देखो पूरा इक्वेशन का बन चुका है। अगर तुम ये ऊपर वाला इक्वेशन सही लिखोगे और उसको सही से यूज करके नीचे वाला इक्वेशन लाओगे तब तुम्हारा इजीली आ जाएगा, अगर तुम नहीं करोगे तब नहीं आएगा, और कहां पर प्रॉब्लम हुआ है इसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। ये IIT 1989 में आया है। कंबशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन, उसका फॉर्मूला दे दिया गया है C6H10 और साइक्लोहेक्सेन C6H12 आर -241 -3800 -3920 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन ये निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस हाफ O2, वही घिसा पीटा इक्वेशन -241 किलोजूल। अब साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन का जो कंबशन होगा C6H10 C6H12, यहाँ पर
17/2 O2 और यहाँ पर 9/9 O2। तो ऐसे करके पूरा हमारा इक्वेशन हमने लिख लिया। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दे दिया गया है तो इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कंबशन है, माइनस ही दे दिया गया है यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन जो होगा उसका हाइड्रोजिनेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन सिंपली ऐड करना और ऐड कर देना, मतलब उसमें डायरेक्टली ऐड कर देना। तो C6H10 साइक्लोहेक्सीन था, उसमें तुमने H2 दे दिया तो C6H12 बन गया, मतलब साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसका निकालना पड़ेगा। क्या करोगे? ऊपर वाला जो 1 नंबर इक्वेशन है उसको 2 नंबर से ऐड करोगे, 1 नंबर को 2 नंबर से ऐड करोगे और 3 नंबर से इसको माइनस करोगे, तभी जाके तुम्हारा ये इक्वेशन बन चुका होगा और इसका डेल एच -121 किलो जूल निकलेगा। जैसे जो सीक्वेंस में तुमने किया, जैसे कि ऊपर वाला 1 के साथ 2 को ऐड किया तो -241 के साथ -3800 ऐड होगा और उससे तुमने माइनस किया -3920। तो इसीलिए देखो -241 प्लस -3800 माइनस ऑफ -3920। तो ऐसे करके निकल जाएगा। ये देखने पर समझ नहीं आएगा, खुद से जब करोगे तभी समझ आएगा। तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो होगा, अ पर्सन इनहेल 640 ग्राम्स ऑफ O2 पर डे। एक पर्सन है जो इनहेल करता है 640 ग्राम ऑफ O2 एक दिन में। इफ ऑल द O2 इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग शुगर इनटू CO2 एंड H2, हम लोग जानते हैं कि उसका कंबशन होता है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पर कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो CO2 और H2 निकलता है बाय मींस ऑफ क्रेब्स साइकिल। हाउ मच सुक्रोज इज कंज्यूम्ड इन द बॉडी इन 1 डे, मतलब क्या, अगर सभी जो O2 है उसने जो इनहेल किया है वो CO2 और H2 में शुगर को कन्वर्ट करने के लिए ही लगता है तो कितना सुक्रोज एक दिन में उसका लगेगा। एंड व्हाट इज द हीट इवॉल्व, मतलब कितना हीट इवॉल्व करेगा। डेल एच मतलब कंबशन ऑफ सुक्रोज यहाँ पर दिया गया है -5645 किलो जूल पर मोल। तो मोल ऑफ O2 इनहेल्ड यहाँ पर कितना दे दिया गया है 640 ग्राम O2 पर डे। मतलब मोल कैसे निकालोगे, 640 डिवाइडेड बाई 32। 32 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। किसका मॉलिक्यूलर वेट है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर निकल गया 20। तो मतलब एक दिन में ये जो पर्सन है ये 20 मोल्स मतलब 20 मोल्स O2 इनहेल करता है। अब सुक्रोज का कंबशन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इक्वेशन C12H22O11 प्लस 12C2, एरो देखे 12CO2 11H2O। तो इसका डेल एच जो दिया गया है -5645 किलो जूल। अब यहाँ पर देख ही सकते हो कि 1 मोल सुक्रोज के लिए 12 मोल्स O2 लगता है। तो 12 मोल्स O2 कंज्यूम 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो 12 मोल्स O2 कंज्यूम 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये 342 क्या है, 342 जो है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट है। करके देख सकते हो कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, C12H22 और O11। तो मॉलिक्यूलर वेट 342 है, मतलब 1 मोल इक्वल टू 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो 12 मोल ऑक्सीजन अगर 1 मोल के लिए लगेगा सुक्रोज के लिए, इक्वेशन से ही हम बोल सकते हैं। तो 12 मोल ऑक्सीजन 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज के लिए लगेगा। तो यहाँ पर उसने इनहेल कितना किया है 20 मोल्स। तो 20 मोल्स कितना के लिए लगेगा, 342 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20 मतलब 570 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो मतलब अब जो यहाँ पर होगा 342 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल सुक्रोज जो लिबरेट करता है, क्योंकि किलोजूल पर मोल है 5645, तो 570 ग्राम ऑफ सुक्रोज जो उसका जो बॉडी का जो सुक्रोज का अमाउंट है वो कितना लिबरेट करेगा 9408.35। मतलब नॉर्मल यूनिटरी मेथड से ही ये सॉल्व हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर जो जानना पड़ेगा ये सुक्रोज का कंबशन का इक्वेशन जानना पड़ेगा और नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाओगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि कितना सुक्रोज कंज्यूम किया है एक दिन में, तो निकल गया, और कितना हीट इवॉल्व हुआ है वो भी निकल गया। 1 मोल को पकड़ के नॉर्मल जो यूनिटरी मेथड होता है उससे ही हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ये भी 1989 में आ चुका है। एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560, मतलब 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसको दिया जाता है और उससे उसको 1560 किलो जूल एनर्जी मिलता है। ही यूटिलाइजेस 50% ऑफ दिस गेन्ड एनर्जी इन द इवेंट, मतलब इसका 50% यूज करता है। तो एनर्जी उसका बॉडी में जो बचता है, मतलब रिमेनिंग जो एनर्जी बचता है 50% यूज कर लेता है तो 50% बचता है। तो 1560 का डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 780, ये इसमें रिमेनिंग एनर्जी उसका बॉडी में जो है ये बचता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर ही वुड नीड टू पर्सपायर। तो पर्सपिरेशन के लिए कितना
अमाउंट ऑफ वेट कितना होगा वाटर का। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन दिया गया है 44 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर वेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर 780 किलोजूल ऑफ एनर्जी, ये जो होगा यहाँ पर 780 किलोजूल ऑफ एनर्जी इसका रिमेनिंग एनर्जी है। इससे कितना वाटर इवेपोरेट करेगा, इससे कितना वाटर जो है ये इवेपोरेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते कि 44 किलोजूल पर मोल, तो मतलब हम लोग बोल सकते कि 44 किलोजूल एक मोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मोल मतलब 18 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 780 किलोजूल कितना के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सिंपल चीज है, 18 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 780 जो यहाँ पर किया गया है, तो 319.1 ग्राम इतना वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका बचता है 1560 टोटल एनर्जी है उसका, तो 780 वो यूज कर लेता है, तो 780 बचता है, तो उसका ऐसे करके तुम कितना वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करता है ये तुम निकाल सकते हो। तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से ही ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल एच। डेल एच को कैलकुलेट करना होगा एट 358 केल्विन। यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया गया है इसके लिए। डेल एच 298 माइनस 33.9 मतलब 298 केल्विन में डेल एच का जो वैल्यू है इतना होगा। सीपी का जो वैल्यू दिया गया है फॉर Fe2O3, Fe और H2O और H2 ये सभी के लिए इतना इतना वैल्यू दे दिया गया है। अब सीपी कैसे तुम कैलकुलेट करोगे? तो सीपी टोटल जो चेंज इन सीपी होगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। अब प्रोडक्ट में क्या है, Fe है और 3H2O है। Fe का कितना होगा? Fe जो है यहाँ पर देखो, Fe जो है उसका 25.1 दिया गया है, 2 Fe है इसीलिए 2 इंटू 25.1 प्लस 3 इंटू 75.3 तो 3 H2O है इसीलिए, माइनस रिएक्टेंट में क्या है, एक Fe2O3 और 3 H2 है तो इसीलिए 103.8 प्लस 3 इंटू, क्योंकि 3 H2 है तो एक H2 का इतना यहाँ पर दे दिया गया है 28.8 तो 3 इंटू 28.8। तो हमेशा याद रखना कोई भी जगह पे चेंज निकालोगे तो ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहां पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहां पर करना पड़ेगा। तो डेल सीपी तुम्हारा निकल गया, यहां पर इंडिविजुअल सीपी दे दिया है, डेल सीपी निकल गया है। अब ये डेल सीपी से डेल एच का कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, क्या है? डेल H2 माइनस डेल H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल सीपी। अब ये डेल H2 मतलब क्या है? डेल H2 मतलब डेल H एट 358 केल्विन ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस डेल H1 मतलब क्या? डेल H1 मतलब ये वाला जो 298 वाला दे दिया गया है, 298 वाला जो केल्विन वाला दे दिया गया है, माइनस 33.9 किलो जूल है इसलिए इंटू 1000 कर दिया। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। तो ऐसे करके तुम्हारा क्या निकल गया? डेल H2 माइनस डेल H1, डेल H1 का वैल्यू दिया गया है, डेल सीपी का वैल्यू दे दिया गया है, तुमने अभी निकाला है 85.9 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब अच्छे से देख लेना यहाँ पर यूनिट सेम है या नहीं। और डेल्टा T2 माइनस T1 मतलब क्या? 358 माइनस 298। तो ऐसे करके तुम्हारा जो डेल H है एट 358 केल्विन वो तुम्हारा इजीली निकल गया। जूल में निकला है, फिर डिवाइडेड बाई 1000 कर दो तो ये किलो जूल में इजीली तुम्हारा आ जाएगा। तो ऐसे करके निकल गया है। तो ऐसे करके अगर तुम्हें मोलर गैस रेशियो दे दिया गया है या ये मोलर वॉल्यूम दे दिया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। प्रेडिक्ट वेदर द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस पॉजिटिव और नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज मतलब डेल एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये निकालना पड़ेगा, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस निकालना पड़ेगा सिर्फ इक्वेशन को देख के। तो जनरली क्या होता है, गैसियस सब्सटेंसेस जनरली पोजेस मोर एंट्रोपी देन सॉलिड। ये मैंने बोला है कि एंट्रोपी ऑफ गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन ये होता है। अगर ये याद रखोगे तो कोई भी इक्वेशन दे दे उसमें तुम ऑब्जर्व करके ही बोल सकते हो कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो व्हेनेवर द प्रोडक्ट्स कंटेन मोर मोल्स ऑफ गैस, मतलब प्रोडक्ट में अगर गैस का अमाउंट ज्यादा होगा देन द रिएक्टेंट्स, द एंट्रोपी चेंज इज प्रोबेबली पॉजिटिव, और अगर उल्टा होगा तो नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, पहला जो चीज है यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में सॉलिड दिया गया है CaCO3, यहाँ पर CaO है और CO2 है, तो मतलब CO2 मतलब एक गैस है, रिएक्टेंट में कोई गैस ही नहीं है, तो इसीलिए ये रिएक्टेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि गैस नहीं है, पर प्रोडक्ट में उससे कंपैरेटिवली गैस ज्यादा है। तो गैस अगर ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है।
तो दूसरा यहाँ पर जो इक्वेशन दे दिया गया है N2 प्लस 3H2 एरो देके 2NH3, यहाँ पर देख ही सकते हो कि रिएक्टेंट में 2 गैस है और प्रोडक्ट में 1 गैस है, मतलब प्रोडक्ट में जो गैस है उसका मोल नंबर यहाँ पर क्या है, मोल नंबर कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल NH3 है तो 2 है, और यहाँ पर 1 मोल N2 और 3 मोल H2 है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस 3 मतलब टोटल 4 मोल्स है। तो रिएक्टेंट में ज्यादा मोल नंबर ऑफ गैस है, मोल ऑफ गैस ज्यादा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव होगा जो मैंने बोला है। नेक्स्ट N2 गैस है, O2 भी गैस है, मतलब टोटल 1 प्लस 1 मतलब 2 मोल गैस है, यहाँ पर 2 मोल गैस है। अगर ऐसे दोनों तरफ ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाए, क्या होगा, रिएक्टेंट इक्वल टू ऐसे प्रोडक्ट हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा, मतलब जो डेल एस होगा, एंट्रोपी का चेंज जो होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल होगा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि दोनों तरफ ही यहां पर गैस का मोल नंबर सेम है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो HCl में गैस है और NH3 में गैस है 1 प्लस 1 और NH4Cl सॉलिड है, मतलब प्रोडक्ट में कोई गैस नहीं है पर रिएक्टेंट में 2 मोल गैस है, तो इसीलिए ये नेगेटिव होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में गैस ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट में गैस ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट में गैस ज्यादा हुआ तो नेगेटिव। 2SO2 गैस होगा और O2 गैस होगा, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 मोल है और इधर 2 मोल SO2 है, तो ये भी नेगेटिव होगा। कूलिंग ऑफ N2 गैस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर कोई भी जगह पे अगर कूलिंग हो कोई भी गैस का, उसका एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव होता है, मतलब रैंडमनेस कम होता है, क्योंकि वो गैस से लिक्विड से सॉलिडिफाई होना चाहिए। तो अगर कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड का जो एंट्रोपी है वो गैस से कम होता है। तो ऐसे करके कोई भी रिएक्शन अगर दे दिया जाए, ये कॉम्पिटिटिव में या बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, अगर कोई भी जगह पे ऐसे तुम्हें दे दिया जाए कि अगर ऐसे इक्वेशन देख के बोलो तो इजीली तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहां पर जो होगा K फॉर CH3COOH, K मतलब क्या है, K मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम जो होगा वो चैप्टर, इसका बाद वाला जो चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें K को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड K का वैल्यू दे दिया गया है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड K का वैल्यू दूसरा है। व्हाट आर डेल एच जीरो मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और डेल एच जीरो मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH। तो आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH मतलब क्या है, CH3COOH जो होगा वो आयनाइज होगा किस में, H प्लस में और CH3COO माइनस में, यही होगा आयनाइजेशन का इक्वेशन। अब डेल्टा G0 के साथ एक इक्वेशन है, डेल्टा G0 एट 298 केल्विन, ऐसा अगर होगा -2.303 RT लॉग के, ये मैंने बोला था, तो 2.303 RT R के जगह पे 8.314 जूल और T के जगह पे 298, क्योंकि हमने यहाँ पर 298 पे ही निकालना होगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि 290 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट कर ले तो उसमें K का वैल्यू कितना है 1.754, ये तुम्हारा इतना जूल आंसर निकल गया। अब अगर तुम ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करोगे तो 323 में होगा, तो इसके लिए भी डेल्टा G0 को ऐसे कैलकुलेट कर दो। अब ये डेल्टा G0 इक्वल टू डेल H0 माइनस T डेल H0, तो डेल्टा H0 यहाँ पर डेल्टा G0 जो यहाँ पर होगा ये 27194 ऐसे हमने ले लिया, और डेल H0 इक्वल माइनस यहाँ पर T के जगह पे 298 और डेल H, तो डेल H ऐसे तुम करके दो इक्वेशन बना सकते हो, मतलब एक 323 में और एक 298 में, जहां पर से तुम इजीली डेल S और डेल G को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुमको ये निकालना होगा तो तुम इधर अगर ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे, ऐड नहीं करोगे, इसको अगर तुम माइनस कर दोगे, एक नंबर से ऐसे माइनस कर दोगे तो डेल H0 कट जाएगा, ऐसे करके डेल H0 निकल जाएगा और फिर डेल H0 को इक्वेशन को बिठा के डेल H0 भी तुम निकाल सकते हो। तो जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होता है ऐसे तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो यहाँ से। तो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो रिएक्शन कांस्टेंट जो दिया है, दो टेम्परेचर अलग है तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे डेल्टा G0 को निकाल लो, उससे दो इक्वेशन होगा, उससे डेल H0 को और डेल H0 को और डेल H0 को निकाल सकते हो। A certain reaction is non-spontaneous at 298 Kelvin। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मैंने बोला था कि डेल्टा G पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इतना, तो
एंट्रोपी चेंज दे दिया गया है 121 पॉजिटिव दे दिया गया है जूल पर केल्विन, तो एंट्रोपी यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है प्लस 121 जूल पर केल्विन। इज द रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक अगर निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हमें डेल एच को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, जहां पर डेल एस को प्लस में दे दिया गया है, डेल जी ग्रेटर देन 0 है, डेल एस हैज टू बी पॉजिटिव, दैट इज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ऐसे अगर कंडीशन होगा, मैंने एक चार्ट दिखाया था, एक टेबल दिखाया था वो वाला वीडियो में, वन शॉट वाला वीडियो में थर्मोडायनामिक्स का, जहां पर मैंने बोल दिया था कि अगर कोई भी जगह पे डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 है और डेल एस प्लस है यहाँ पर, तो डेल एच जो होगा वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब ये डेल एच जो है उसको कैलकुलेट तुम कैसे करोगे, यहाँ पर g इक्वल टू 0 बिठा दोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल एच। मिनिमम वैल्यू कहां पर होता है, मिनिमम वैल्यू होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो कितना होता है, डेल्टा जी जीरो जो होता है वो 0 होता है, तो डेल्टा जी जीरो अगर 0 बिठा दो डेल जी जीरो, तो डेल एच इक्वल टू टी डेल एस आ जाएगा, वहां पर से डेल एच का जो मिनिमम वैल्यू होगा 36.06 किलो जूल, ऐसे तुम निकाल सकते हो। तो कोई भी जगह पे ये याद रखना, अगर तुम्हें बोला जाए कि ऐसे मिनिमम वैल्यू निकालने को, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसमें इक्विलिब्रियम इंडिकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेल एच जीरो और डेल एस जीरो का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है इसके लिए दे दिया गया है इतना 30.91 और 93.2 जूल पर मोल पर केल्विन रेस्पेक्टिवली। एज्यूम दैट डेल एच और डेल एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट वेरी नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन हमें दे दिया गया है Br2 लिक्विड से Br2 गैस में। The boiling point of a liquid is the temperature at which the liquid and the pure gas coexist at equilibrium at 1 atm। तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसको ही बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है डेफिनेशन के रेस्पेक्ट पे। तो डेल जी जीरो मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो डेल एच इक्वल टू, हमने डेल एच जीरो लिख दिया और डेल एस इक्वल टू डेल एस जीरो लिख दिया, तो ये दोनों का वैल्यू दे दिया है, इसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाई 1000 करके, तो डेल जी क्या निकलेगा, डेल जी जीरो निकलेगा इक्वल टू एच माइनस टी डेल एस, तो टी इक्वल टू डेल जी के जगह पे अगर 0 बिठा दो तो डेल एच इक्वल टू टी डेल एस आ जाएगा और टी इक्वल टू डेल एच बाई डेल एस आ जाएगा। यहाँ पर समझने का बाद एक ही चीज है, यहाँ पर जब भी बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करो और डेल जी का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसमें तुम्हें समझ लेना पड़ेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है और डेल जी का वैल्यू 0 ही होगा, अगर 0 नहीं होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट का तुम वैल्यू जो है नहीं निकाल सकते। तो ऐसे करके सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज डेल्टा जी जीरो एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक रिएक्शन दे दिया गया है CaCO3 CO एरो देके प्लस देके CO2, तो यहाँ पर CaCO3 जो है सॉलिड है, CO जो है सॉलिड है और CO2 जो है गैस है। डेल्टा जी जीरो का वैल्यू निकालने को बोला है एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, क्या होगा Kp का वैल्यू उतना टेम्परेचर पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में और इक्विलिब्रियम में इसको मिक्स करके दे दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगा CaCO3, यहाँ पर मैंने लिखा है CaCO3, CO लिखा है और CO2 लिखा है। डेल H जीरो यहाँ पर फॉर्मेशन जो होगा ये भी दे दिया गया है, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर ही इंक्लूडेड है। फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 इतना है, डेल एस जीरो हमेशा सभी का दे दिया गया है, मतलब हर एक का डेल एच एफ जीरो और मतलब फॉर्मेशन का एंथैल्पी, और यहाँ पर एस भी दे दिया गया है। अब जो यहाँ पर होगा हमें डेल एच जीरो और डेल एस जीरो इसको कैलकुलेट करना होगा। तो डेल एच जीरो कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो डेल एच जीरो मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या दिया गया है CaO और CO2, CO का कितना है -635 और यहाँ पर -393.5, तो देखो -635.1 सॉरी
प्लस यहाँ पर दे दिया गया है माइनस, मतलब ये जो टोटल जो चीज यहाँ पर कर दिया गया है ये प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट का कितना है -1206.9। तो ऐसे करके डेल एच जीरो निकल गया। डेल एच जीरो भी ऐसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब CO और CO2 का ऐड करो और उससे CaCO3 का माइनस करो, तो डेल एच जीरो और डेल एच जीरो निकल गया। अब डेल जी जीरो निकालना तो कोई बात ही नहीं है, ये डेल एच माइनस टी डेल एस, ऐसे करके तुम इजीली डेल जी जीरो निकाल सकते हो। तो डेल जी जीरो ऐसे करके हमारा निकल गया -24.4 किलो जूल, ऐसे हमारा निकल गया। अब तुम यहाँ पर जो करोगे केपी निकालने को बोला गया, इसका एक फॉर्मूला होगा क्या, मैंने बोला था लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाई 2.303 RT, या तुम बोल सकते हो कि मैंने पहले ही बोला है कि डेल्टा जी जीरो इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। तो ऐसे करके यहाँ पर सभी चीजों का तुम्हारे पास वैल्यू है तो बिठा दो, और यहाँ पर R का जो वैल्यू है किलो जूल में कन्वर्ट करके ले लिया गया है 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसे करोगे तो K एंटी लॉग लेके निकल जाएगा 9.75। तो ऐसे तुम इसको K भी बोल सकते हो, KP निकालने को बोला है तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी तुम बोल सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा 9.75 18। तो यहाँ पर एंटी लॉग का एक कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 एट 298 केल्विन इज इतना। तो वेपोराइजेशन दे दिया गया है, तो डेल एच वी, वेपोराइजेशन मतलब क्या है, वेपोराइजेशन का हीट मतलब डेल एच वी मतलब डेल एच वेपोराइजेशन, तो एंथैल्पी दे दिया गया है। और यहाँ पर कितना बोला गया है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ लिक्विड CCl4 एट 298 हैज एन एंट्रोपी ऑफ 214 जूल पर केल्विन। व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। तो एंट्रोपी इसका क्या होगा, तो एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी हम लोग जानते हैं कि डेल एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय केल्विन टेम्परेचर। तो डेल एच वेपोराइजेशन एट 298 केल्विन यहाँ पर दे दिया गया है क्या 43 किलो जूल पर मोल, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने 1000 से इंटू करके, और यहाँ पर 298 तो 144.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, डेल एस इक्वल टू डेल एस वी, एस वी माइनस एस एल। तो एस वी का मतलब क्या है, एस वी मतलब वेपोराइजेशन, मतलब वेपर स्टेट में जो एंथैल्पी है इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा, और एसएल मतलब लिक्विड स्टेट में जो होगा। तो अगर वेपर से लिक्विड को माइनस करोगे तो डेल एस निकलता है, तो एसवी जो निकालना होगा तो क्या होगा डेल एस प्लस एसएल। तो डेल एस हमारे पास निकला क्या 144.3, और यहां पर एसएल जो होगा वो क्या निकला 214। तो इसको तुम अगर ऐड कर दोगे इजीली तुम्हारा जो है एसवी निकल जाएगा, मतलब वेपर फेज में जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो तुम्हारा निकल जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो होगा उसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा यहाँ पर कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब KSP यहाँ पर बोला गया है, ऐसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो AgCl एरो देखे Ag प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर डेल G0F AgCl मतलब AgCl का जो डेल G0 है फॉर्मेशन का -109.7 और Ag प्लस का 77 और Cl माइनस का -131.2। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि Ag प्लस और Cl माइनस को अगर तुम ऐड कर दोगे तभी जाके AgCl बनेगा। तो Ag प्लस और Cl माइनस का डेल्टा G को तुम अगर ऐड कर दोगे तो डेल्टा G0 तुम्हारे पास जो होगा यहाँ पर, अगर उससे तुम ये AgCl का माइनस कर दोगे तब जाके तुम्हारा डेल्टा G0 रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलवेज बोला है कि जब भी जहां पे भी चेंज कैलकुलेट करोगे वहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में क्या होगा Ag प्लस और Cl माइनस, उन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, और माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब AgCl, AgCl को तुम उससे माइनस कर दो। तो इजीली तुम्हारा डेल्टा G0 रिएक्शन का निकल गया। अब उससे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूला से। एक ही फॉर्मूला है -2.303 RT लॉग के, तो लॉग के इक्वल टू इतना, तो K इक्वल टू इतना। तो ऐसे करके तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन प्रोसेस डेल एच इतना दिया गया है, इतना किलो जूल 178 किलो जूल, एंड डेल एच 160 जूल पर केल्विन, मतलब दो डेल एच का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। सॉरी यहाँ पर ये डेल एस का वैल्यू होना चाहिए, ये मिस्टेक है, यहाँ पर डेल एस का वैल्यू होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब कितना मिनिमम टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर
हम लोग एज्यूम दैट डेल एच एंड डेल एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। तो कितना मिनिमम टेम्परेचर होगा, जब भी जगह पे मिनिमम बोला गया है मतलब ये मिनिमम का मतलब मैंने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम। मिनिमम का मतलब क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो डेल जी 0 बिठा दोगे तो डेल एच माइनस टी डेल एस, इसमें डेल जी को अगर 0 बिठा दोगे तो एच, डेल एच इक्वल टू टी डेल एस, तो टी इक्वल टू डेल एच बाई डेल एस। तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया हमने, 178 इंटू 1000 कर दिया क्योंकि किलो जूल है, तो ऐसे करके इतना केल्विन हमारा आंसर जो है निकल गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल है, तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है ये मैंने ये बोला था, एफिशिएंसी इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, मतलब T1 और T2 जो होगा वो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि T1 सिंक का और T2 सोर्स का जो है टेम्परेचर होगा। तो एफिशिएंसी यहां पर कितना दे दिया गया है, 1/6 ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 65 केल्विन। अगर टेम्परेचर को 65 केल्विन डिक्रीज कर दे, एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3, 1/3 इंक्रीज कर जाएगा। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ये फॉर्मूला है। तो ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, ये 1/6 होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब ये टेम्परेचर जो है 65 केल्विन रिड्यूस कर दोगे तो T1 जो है वो जो सिंक का जो टेम्परेचर होगा, सिंक का टेम्परेचर मतलब क्या, T1 का, पहले T1 था तो 65 केल्विन अगर तुम उसको रिड्यूस कर दोगे तो T1 माइनस 65, ऐसा T1 माइनस 65 केल्विन हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी कितना आएगा, T2 माइनस T1 माइनस 65, और T2 तो T2 ही रहेगा, ऐसे करके 1/3 इक्वेशन 2 हमने बना दिया। अब इक्वेशन 1 में भी ईटा है, इक्वेशन 2 में भी ईटा है, इसको तुम इक्वेट कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम T1 और T2 का वैल्यू जो है सॉल्व कर सकते हो, T1 निकलेगा या T2 निकलेगा, उससे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करके इजीली T1 आ गया 325 और T2 आ गया 390। तो ये कार्नोट इंजन से न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है ये मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, a Carnot engine operates between temperature 600 Kelvin and 390 Kelvin। तो 600 Kelvin मतलब ये T1 और ये 390 मतलब T2 है सिंक और सोर्स का। सो ऐसा है, इट एब्जॉर्ब्स 120 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से 120 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। कैलकुलेट ईटा मतलब एफिशिएंसी, और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, कितना हीट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। तो 600 माइनस 390 डिवाइडेड बाई 600 मतलब 0.25 मतलब 25%, इंटू 100 करोगे एफिशिएंसी निकालने को बोला है मैंने, तो 25% तुम्हारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है ईटा इक्वल टू, और एक फॉर्मूला है मैंने बोला था कि W बाई Q2 या Q2 माइनस Q1 बाई Q2। अब Q2 जो है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स, और Q1 जो है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो Q1 को निकालना पड़ेगा, और Q2 यहाँ पर दिया गया है क्या, 120 कैलोरी। तो ऐसे करके एफिशिएंसी 0.25, तो Q1 तुम्हारा आ गया 90 कैलोरी। तो ये ऐसे करके तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि जितना भी थर्मोडायनामिक्स का इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं कवर कर सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।